हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग को सेल बायोलॉजी में अगली क्लास पढ़नी है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़े थे डिफ्यूजन के बारे में। बताए थे कि आप लोग को कि सेल के अंदर किसी पदार्थ का करा है कि आवागमन कैसे होता है, हमारी कोशिका के अंदर से कोई पदार्थ अंदर कैसे जाते हैं, बाहर कैसे निकलते हैं, ये सब प्रक्रिया बताए थे आप लोग को कि हाउ सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ सेल्स। माने कोशिका के अंदर से किसी अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना और कोशिका के अंदर कोई आवश्यक पदार्थ कैसे अंदर आता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इसमें हम बताए थे डिफ्यूजन के बारे में। तो तीन प्रकार के प्रोसेस आपको बताया गया था कि कोशिका के अंदर कोई पदार्थ तीन प्रोसेस से कह रहा है कि अंदर आता है और बाहर निकलता है। उसकी तीन प्रक्रिया थी। पहला आपको बताया थे डिफ्यूजन था, दूसरा है ऑस्मोसिस और तीसरा है आपका बताए थे इंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस। ये तीन प्रक्रिया होती है। तो पहला हमने बता दिया था डिफ्यूजन। आगे हम लोग पढ़ना जिसे पढ़ना है ऑस्मोसिस पढ़ना है। ठीक है, परासरण पढ़ना है। तो देखिए परासरण किसे कहते हैं परासरण क्या होता है? तो परासरण मतलब होता है कि जब उच्च सांद्रता से कोई पदार्थ किसी झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ठीक है, माने कोई गाढ़ा द्रव होगा, ठीक है, गाढ़ा कोई विलयन होगा और कह रहा है कि माने कोई तनु विलयन होगा, वो किधर की ओर गति करेगा। तो ध्यान रखना है, कह रहा है कि ध्यान से समझना है कि तनु विलयन से गाढ़े विलयन की ओर क्या करना, गति करना ही आप बोल सकते हैं, परासरण बोला जा सकता है कि तनु विलयन से गाढ़े विलयन की ओर गति करना है, क्या बोला जाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया परासरण किसे कहते हैं, तो लिखा गया द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। माने कह रहा है कि जल की अणुओं की गति, ठीक है, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। माने कह रहा है कि जल की अणुओं की गति अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या बोला जाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, जल के अणुओं की ऐसी गति जिसमें कह रहा है कि जो जल के अणु हो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की कंसंट्रेशन की ओर गति करते हो, इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण बोला जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, परासरण किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाएगा द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, थ्रू ए सिलेक्टिव permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called osmosis। ठीक है, माने जल की अणुओं की ऐसी गति जिसमें कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। हिंदी में क्या बोला जाएगा, लिखा जाएगा जल के अणुओं की, जल के अणुओं की वह गति जिसमें जिसमें अर्धपारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों नोट करना तो नोट कर लीजिएगा कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सिलेक्टिव permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called osmosis। ठीक है, माने जल की अणुओं की ऐसी गति जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो जल के अणु होंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हो, इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण बोला जाता है। माने जब जल के अणुओं की गति अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कैसी हो, करा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगी, तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना ऐसी गति को परासरण कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, परासरण किसे कहते हैं। ठीक है, और ध्यान समझना है, करा है कि इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स
द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ध्यान समझना है। ठीक है, करा कि जो पौधे और जंतुओं की जो कोशिका होती है उसके अंदर करा कि जो जल के अणु होते हैं उनकी गति किसके द्वारा प्रभावित होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, माने जो पौधों के अंदर और करा जो जंतु के अंदर जो जल की अणुओं की गति होती है वह किसके द्वारा अफेक्टेड होती है, तो ध्यान से रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, वो या कोशिका झिल्ली के द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, वही उसको क्या करती है, कारक बाहर जाने देती है, या वही उसी से क्या कर रहा है कि जो जल के होते हैं अंदर आ सकते हैं, तो वही कारक उसी के द्वारा प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है। ठीक है, करा और उसमें करा कि जो डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, करा कि वही डिपेंड करेंगे भाई कब उसके अंदर जाएगा कब बाहर निकलेगा। ठीक है, करा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, ठीक है, करा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आपको अफेक्टेड करता है जल के अणुओं की गति, किसमें करा कि पौधों की कोशिकाओं में और जंतुओं की कोशिकाओं में। ठीक है, करा जो जल के अणु जो पदार्थ जल में घुले होते हैं, ठीक है, उसकी अमाउंट के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा कि कब वो सेल से बाहर निकलेगा कब सेल के अंदर आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सिलेक्टिव permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called osmosis। माने जल के अणुओं की ऐसी गति जो प्लाज्मा झिल्ली से कोशिका के करा कि प्लाज्मा झिल्ली से करा कि जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हो तो इस प्रकार की गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, लिखा गया हिंदी में कि जल के अणुओं की वह गति जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना ही क्या बोला जाता है, ठीक है, परासरण कहलाता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तनु विलयन से गाढ़े विलयन की ओर इनकी गति होती है। ठीक है, जो परासरण होता है, परासरण कैसी गति होती है, तो यह तनु विलयन से गाढ़े विलयन की ओर गति होती है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बोला जा सकता है कि मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर molecules from dilute solution to a concentration solution। ठीक है, परासरण में क्या होता है, ध्यान रखना, परासरण में जल के जो अणुओं की गति होती है, ठीक है, यह तनु विलयन से गाढ़े विलयन की ओर होती है। ठीक है, माने ध्यान रखना है कि परास लिखा जाएगा इसमें जल के अणुओं की गति, इसमें जल के अणुओं की गति तनु विलयन से गाढ़े विलयन की ओर होती है, ठीक है, की ओर होती है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, इसमें जल के जो अणुओं की गति होती है, ठीक है, जल के अणुओं की गति तनु विलयन से गाढ़े विलयन की ओर होती है। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाएगा द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन।
तो देखिए अब ऑस्मोटिक सोल्यूशन किसे बोला जाता है? ऑस्मोटिक सोल्यूशन परासारी विलयन किसे कहते हैं? तो कह रहा है व्हेन टू एक्वस सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दे आर कॉल्ड ऑस्मोटिक सोल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन टू एक्वस सोल्यूशन माने जब कह रहा है कि दो, ठीक है, जलीय विलयन को कह रहा है कि अलग किया जाता है, किसके द्वारा कह रहा है कि पारगम्य झिल्ली के द्वारा या अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, तो उस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? परासारी विलयन बोला जाता है। माने ऐसा विलयन, ऐसा जलीय विलयन जिसको किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या किया जाए? अलग किया जाए, इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं? ठीक है, इस विलयन को बोला जाता है परासारी विलयन। तो हिंदी में लिखना तो लिखिएगा कि वह जलीय विलयन जिसको किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, ठीक है, या पारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, उसे सेपरेट किया जाता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? परासारी विलयन बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि वह विलयन माने वह जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन माने वह जलीय विलयन जिसको किसी, ठीक है, पारगम्य झिल्ली के द्वारा या अर्ध पारगम्य की झिल्ली द्वारा अलग किया जाता हो, उस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? परासारी विलयन बोला जाता है, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया दीज टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, माने जो ऑस्मोसिस होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, या ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखा गया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा हाइपरटोनिक। ठीक है, माने सम परासारी, अल्प परासारी और अति परासारी, ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा कि परासारी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो परासारी विलयन आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, परासारी विलयन आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला बोला जाता है सम परासारी, दूसरा बोला जाता है आपका अल्प परासारी, तीसरा बोला जाता है अति परासारी। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब समझिएगा कि जैसे अंगूर जैसे होता है या किशमिश होती है, जो उसकी बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है, वह कैसी होती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं, बोला जा सकता है सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन बोला जा सकता है। ठीक है, करा कि इसी से जल के अणु का क्या होता है? करा बाहर निकलते हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं किशमिश को जल के अंदर डालने पर जल के अणु किशमिश की बाह्य परत से होकर किशमिश में प्रवेश कर जाते हैं तथा किशमिश फूल जाता है ना। करा कि जैसे आप देखेंगे कि किशमिश को अगर पानी में हम डालते हैं तो किशमिश पानी में क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है, तो पानी में डालने पर फूल जाता है इसलिए क्योंकि कह रहा है कि जो किशमिश के अंदर जो लिक्विड था, ठीक है, और पानी के बाहर जो लिक्विड था, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो पानी हमारा जो था, ठीक है, वह आपका कर रहा है कि किशमिश के अंदर क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण आपको देखेंगे किशमिश क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो वही बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, जो किशमिश में जो बाहरी झिल्ली पाई जाती थी वो झिल्ली कैसी है? तो उसको बोल सकते हैं प्रीमेबल मेम्ब्रेन होता है। इसी तरह चना जो होता है, चने को भी हम पानी में डालते हैं तो चना भी क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सब जो उसकी लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होता है, वो किसका काम करता है? तो उसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें बताए थे कि ऑस्मोसिस में मतलब क्या होता है, तो बताया थे कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, जब गति होती है तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो ये सब किसके एग्जांपल है? ऑस्मोसिस के, जैसे चना फूल गया हो, किशमिश है, ठीक है, तो इस किसके एग्जांपल है? ये सब बोले जाते हैं ऑस्मोसिस के एग्जांपल है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, और समझिए, जैसे अंगूर को सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालने पर अंगूर के अंदर से जल के अणु अंगूर की बाह्य परत की ओर बाहर पार करके चीनी की या नमक के घोल में चले जाते हैं, इसके कारण अंगूर सिकुड़ जाता है। ठीक है, अगर अंगूर को अगर हम पानी कराए और नमक के घोल में डालेंगे या चीनी और पानी के घोल में डाला जाएगा तो अंगूर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंगूर के कराए की अब देख रहे थे कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट इसमें होता है ऑस्मोसिस में।
तो आप अंगूर में देख रहे थे, अंगूर के अंदर क्या था, अंगूर के अंदर जो भी पदार्थ भरे थे वो हायर कंसेंट्रेशन के थे। अब मूवमेंट कैसे करेंगे, तो वो कह रहा है कि हायर से लोअर की ओर मूव करते हैं, ऐसे कारण वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सब किसके एग्जाम्पल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल, उसको बोला जाता है। ठीक है, एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, माने बाह्य परासरण बोला जाता है। ठीक है, जैसे अंगूर का सिकुड़ना किसका एग्जाम्पल है, उसको बोलते हैं बाह्य परासरण का। ठीक है, एक्सोस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप के परासरण होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक, दूसरा बोला जाता है हाइपोटोनिक, और तीसरा होता है हाइपरटोनिक। ठीक है, तो इसमें पहला सभी लोग हेडिंग लिखिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ, ठीक, इसमें टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, इसके 3 टाइप्स हैं। तो पहला लिखिएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, माने समपरासारी विलयन। ठीक है, पहली हेडिंग लिखिएगा सभी लोग, समपरासारी विलयन। चलिए देखा जाए किसे कहते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। तो ध्यान समझना है कि दिस सॉल्यूशन हैव सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन, माने वह विलयन जिसमें विलय की सांद्रता क्या हो, समान हो। माने ऐसा विलयन जिसमें विलय की सांद्रता क्या हो, समान हो। देयरफॉर, इसलिए वाटर नाइदर मूव इन नॉर आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, माने कह रहा है कि जब विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि जो जल के कह रहा है जो जल है वह न तो झिल्ली से क्या होगा, ना तो बाहर जाएगा, ना तो अंदर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कह रहा है कि जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है, समपरासारी विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की सांद्रता क्या हो, समान हो। ठीक है, उस प्रकार के विलयन को क्या बोलेंगे, समपरासारी विलयन बोला जाता है। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या इंग्लिश में लिखा गया है, समझना है कि दिस सॉल्यूशन हैव सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन, दिस देयरफॉर वाटर नाइदर मूव इन नॉर आउट थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, कराए कि वह विलयन जिसमें विलय की सांद्रता क्या हो, समान हो। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि वाटर के जो वाटर है वह न तो मेम्ब्रेन से, झिल्ली से बाहर जाएगा, न तो अंदर गति करेगा। तो इस प्रकार के कह रहा है कि सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में लिखा गया वह विलय जिसमें विलय की सांद्रता समान हो, जिससे जल की गति न तो अंदर हो और न ही बाहर हो, ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, समपरासारी विलयन बोला जाता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लिखा गया है 0.9 सॉल्ट सोल्यूशन इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन सेल्स। ठीक है, माने आरबीसी में उपस्थित विलयन तथा NaCl का जो कर 0.9% द्रव्यमान होता है, वह विलयन कैसे होते हैं, समपरासारी होते हैं। अतः इन्हें सिरा में अंतःक्षेपित इंजेक्ट करना सुरक्षित होता है, जो हमारे सिराओं में। ठीक है, कह रहा है कि जो आरबीसी जो हमारा इसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, कह रहा है समपरासारी विलयन को वो सुरक्षित माना जाता है, इसलिए कह रहा है कि उसमें ये सब कैसे होते, कह रहा है समपरासारी होते हैं। ठीक है, माने आरबीसी में उपस्थित विलयन तथा NaCl विलयन कैसे होते हैं, कह रहा है कि समपरासारी होते हैं, जिसके कारण हमारे सिरों में आसानी से कह रहा है कि इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझ लेना है। और कह रहा है कि जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीन लेते हैं, ठीक है, कह रहा है कि उनके उत्तक कोशिकाएं और अंतः कोशिका स्थानों में जल धारण महसूस करते हैं। ठीक है, माने जो लोग अधिक नमक खाते हैं, चाहे नमकीन युक्त कोई ऐसा पदार्थ खाते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी कोशिकाओं में अधिक क्या है, कह रहा है जल धारण महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कह रहा है कि उनमें सूजन या स्थूलता हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, शोक कहते हैं, इडिमा कहा जाता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और देखिए समपरासारी के कुछ यूजेज हैं, देखिए क्या है, कह रहा है कि जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीन भोजन लेते हैं ना, पहला तो हमने बताया था कि आरबीसी में उपस्थित विलयन तथा जो NaCl का द्रव्यमान होता है वो लगभग 0.9% लगभग होता है। कह रहा है विलयन या ऐसा विलयन कैसा होता है, तो कह रहा है समपरासारी होते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में लिखा गया, कह रहा है 0.9 सॉल्ट सोल्यूशन इन आइसोटोनिक टू ह्यूमन सेल्स। कह रहा है मानव की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कह रहा है कि लगभग 0.9% सेल कैसा कह रहा है कि जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, तो कह रहा है कि सॉल्ट सोल्यूशन होता है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि आरबीसी में उपस्थित विलयन तथा NaCl का 0.9% द्रव्यमान विलयन समपरासारी होते हैं। अतः इन्हें हमारे कह रहा है कि सिराओं में आसानी से कह रहा है कि सुरक्षित रूप से क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है या अंतःक्षेपित कर देते हैं। दूसरा क्या पॉइंट लिखा गया है, कह रहा है जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीन भोजन लेते हैं,
कह रहा है कि वे उत्तक कोशिकाओं और अंतरा कोशिकाओं स्थानों में जल धारण महसूस करते हैं। ठीक है, जो लोग अधिक नमक खाते हो, चाहे नमकीन युक्त भोजन ग्रहण करते हो, ठीक है, तो उनको कह रहा है कि जो उत्तक कोशिकाएं होती है उसमें लगता है कि उनको जल भर गया है। ठीक है, जो अंतरा कोशिका स्थान होते हैं उसमें जल भराव को महसूस करते, लगता है कि उनमें जल भर चुका है। ठीक है, ऐसा महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होने वाले सूजन को क्या बोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। ठीक है, फूल जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोफ बोला जाता है, इडिमा कहते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीन युक्त भोजन लेते हैं उनकी कोशिकाओं में क्या होता है, तो कह रहा है कि जो अपनी कोशिकाओं में या उत्तक जो होते हैं, उत्तक कोशिकाओं में क्या करते हैं, उनको महसूस होता है कि लग रहा है कि जल भरा गया है। ठीक है, जल धारण महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, कोशिकाएं फूल जाती हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कह रहा है कि इडिमा कहते हैं। इस प्रकार के जो होने वाले स्थूलता होती है, रोग होती है, उसको क्या कहते हैं, सोफ बोला जाता है, या इसको क्या कहते हैं, इडिमा कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब हमारे इसके पारासारी के ही एग्जाम्पल है और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग को अगला पढ़ना है हेडिंग। इसको पहले हमने तो पहले हम लोग पढ़ लिया है। ठीक है, आइसोटोनिक पढ़ लिया, अब हम लोग को पढ़ना है हाइपोटोनिक। ठीक है, तो हाइपोटोनिक किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अल्प परासारी विलयन। अल्प परासारी विलयन किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि माने ऐसा विलयन, ध्यान समझना है कि जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, विलयन की मात्रा माने जो विलायक हो अधिक हो। ठीक, जैसे जो सैल्यूट हो, सैल्यूट की जो अमाउंट हो लेस हो, जबकि सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो, मोर देन हो। ठीक है, कंपेयर सल्यूट के, तो उस प्रकार का जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन बोला जाता है। तो हाइपोटोनिक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऑफ द टू सोल्यूशन, द वन हैविंग लेस सल्यूट एंड मोर वाटर। कर रहा है ऐसा विलयन जिसमें सल्यूट क्या हो, वाटर के कंपेयर क्या हो, लेस हो। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है या डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वही बताया ना कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, सॉल्यूट की मात्रा कम हो, कंपेयर किसके, तो कह रहा है कि जो सॉल्वेंट है माने विलायक है, जैसे जल बोले। ठीक है, अगर जल की अपेक्षा सॉल्यूट की मात्रा कम होती है तो ऐसा विलयन आपका क्या बोला जाता है, अल्प परासारी विलयन बोलते हैं, या उसको तनु विलयन बोला जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऑफ द टू सोल्यूशन, the one having less solute and more water as compared to other is called a hypotonic or dilute solution। ठीक है, यह हिंदी में लिखा गया है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो तथा विलयन तथा विलायक होगा, तथा विलायक की मात्रा अधिक हो, तो इस प्रकार का विलयन को क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग अल्प परासारी विलयन या तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। कोशिकाओं को जल कैसे मिलता है, तो कोशिकाएं जो जल को ऑब्जर्व करती हैं, ग्रहण करती हैं, वो ऑस्मोसिस के माध्यम से ग्रहण करती हैं। तो वही लिखा गया द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। कोशिकाओं को जल कैसे मिलता है, तो कोशिकाओं को जल ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस के द्वारा मिलता है। पूछा जा सकता है कि कोशिकाएं सेल किसके द्वारा ऑब्जर्व करती हैं। ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा, या एंडोसाइटोसिस के द्वारा। तो ध्यान रखना है कोशिकाएं जो होती हैं वह जल को किसके द्वारा ग्रहण करती है, कोशिकाएं जो जल को ऑस्मोसिस के द्वारा ग्रहण करती हैं। आगे लिखा गया है कि द सेल स्वेल्स माने कोशिकाएं फूल जाती हैं, अप बिकम मोर वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर। जब कोशिकाओं के अंदर जल की मात्रा अधिक प्रवेश कर होता है तो वह क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। देन विल लीव रिजल्टिंग इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड। ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोस्मोसिस। ठीक है, वाह हम लोग वाह परासरण बोला जाता है इस प्रक्रिया को। माने जब कोशिकाओं के अंदर जल की मात्रा अधिक प्रवेश करती चली जाती है और कोशिकाएं क्या होती हैं, पूरी तरह से फूल जाती हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्मोसिस बोला जाता है। ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, वाह परासरण बोला जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंडो ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, हिंदी में क्या बोला जाएगा कि द सेल बोला जाएगा जब कोशिकाओं के अंदर जल की मात्रा अधिक प्रवेश कर जाती है और कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को इंडोऑस्मोसिस कहते हैं, बाह्य परासरण बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं,
अरे इसको हम लोग बोलते हैं इसको अंतः परासरण बोलते हैं, बाह्य नहीं बोला जाएगा, इसको इंडोस्मोसिस बोला जाएगा, अंतः परासरण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला जाएगा? अंतः परासरण। माने जब कोशिकाओं के अंदर करा की जल की मात्रा अधिक प्रवेश कर गई और कोशिकाएं क्या हो गई? स्वेल हो गई, माने फूल गई, इस प्रकार के परासरण को क्या बोलेंगे? अंतः परासरण बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाएगा? अंतः परासरण बोला जाएगा, इंडोस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप ध्यान से समझना है कि किशमिश को जल में डालने पर जल के अणु किशमिश की बाह्य परत से होकर किशमिश में प्रवेश कर जाते हैं तथा किशमिश फूल जाता है। इस प्रकार ठीक है, करा चने, साबुन दाल, राजमा आदि को जल में डालने पर फूल जाते हैं। यह किसकी प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यह बोल सकते हैं इंडोस्मोसिस के द्वारा होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, इंडोस्मोसिस का। ठीक है, अंतः परासरण का क्या एग्जांपल होगा? तो हम लोग बोलेंगे अंतः परासरण का, ठीक है, कि किशमिश को जल में डालने पर जल के अणु किशमिश के बाह्य परत से होकर किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा जाएगा इसका एग्जांपल? ठीक है, किशमिश, ठीक है, ध्यान समझना है, किशमिश किशमिश को जल के अंदर डालने पर, किशमिश को जल के अंदर डालने पर किशमिश की बाह्य परत से होकर जल के अणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण किशमिश फूल जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया अंतः परासरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतः परासरण, इंडोस्मोसिस कहलाती है। ध्यान रखना है, प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इंडोस्मोसिस को कहेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि द सेल स्वेल बिकॉज, ठीक है, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर द सेल। जब कोशिकाओं के अंदर जल की मात्रा अधिक प्रवेश कर दी जाती है और कह रहा है कि जो पदार्थ होता है वह क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है, तो कह रहा है जल के अणु की इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोस्मोसिस बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि जैसे किशमिश को हम लोग क्या करते हैं? जल के अंदर डालते हैं और किशमिश की बाह्य परत से होकर जल के अणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण किशमिश फूल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अंतः परासरण बोलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को अंतः परासरण कहा जाता है। ठीक है, और जैसे में आप लिख लीजिएगा कि इसी प्रकार चने, ठीक है, माने जैसे में और लिख सकते हैं कि इसी प्रकार चने, जो चना होता है, साबुन दाल होता है, साबुन दाल को भी हम लोग क्या करते हैं? ठीक, पानी में डाला जाता है तो वो भी ऐसा होता है। राजमा होता है, ठीक है, यह सभी इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होते हैं? फूलते हैं। ठीक है, माने इसी प्रकार यह भी क्या होते हैं? इनमें भी अंतः परासरण के द्वारा यह क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा एग्जाम्पल के रूप में, अंतः परासरण क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि जब बताएं कि अंदर की सांद्रता, माने बाहर की सांद्रता क्या है? कह रहा है कि अधिक है, जबकि अंदर की सांद्रता क्या है? कम है। तो बताएं कि जब बाहर से कम की ओर, माने जब अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होगा? जब जल के अणु मूवमेंट करते हैं तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण बोला जाता है। तो वही बात कर रहा है कि जैसे किशमिश से किशमिश आपके क्या है? कर रहा है कि देखते हैं कि सिकुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें कर रहा है कि जैसे अगर हम पानी में डालते हैं तो पानी की सांद्रता क्या थी? बाहर से कर रहा है कि पानी की सांद्रता अधिक थी, जबकि किशमिश की सांद्रता जो उसके अंदर था, कंसेंट्रेशन था, वो लो था। ठीक है, तो हाइयर से लोअर की मूवमेंट जब होगा, ठीक है, इस प्रकार की गति को हम बताए थे कि ऑस्मोसिस बोला जाएगा। तो
तो वही यहाँ पे बोला गया है किशमिश को जल के अंदर डालने पर किशमिश की बाह्य परत से उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उससे मेम्ब्रेन से, वो झिल्ली से, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बताए थे, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन बोल सकते हैं ना, अर्धपारगम्य झिल्ली बोला जा सकता है, ठीक है, या प्रीमेबल भी बोलते हैं उसको। तो उस झिल्ली से होकर जब जल के अणु अंदर प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे किशमिश फूल जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोऑस्मोसिस बोला जाता है। तो इसी प्रकार ध्यान रखना, चना जो हम घर पे भेजते हैं वो फूल जाता है, ठीक है, साबुन दाल होता है, राजमा होता है, या इस प्रकार फूल जाते हैं, यह किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो यह सब इंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा किसका एग्जांपल सब था, इंडोऑस्मोसिस, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो अल्परासारी विलयन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ध्यान समझना है। अब हम लोग को पढ़ना, ठीक है, अब ऑस्मोसिस सॉल्यूशन का हम लोग को तीसरा एग्जांपल पढ़ना है, जिसको हम लोग पढ़ना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करेंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो समझिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। तो कह रहा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ द टू सॉल्यूशन, माने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दो तरह के विलयन होते हैं, जिसमें द वन हैविंग मोर सॉल्यूट, जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, माने ऐसा विलयन जिसमें एक विलय की मात्रा क्या हो, अधिक हो, एंड लेस वाटर, और जो विलायक हो उसकी मात्रा क्या हो, कम हो। इस प्रकार का जो विलयन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, या कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान रखना है कि वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो, कर विलायक की मात्रा लेस हो, ठीक है, जबकि सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, अधिक, माने सॉल्यूट की मात्रा अधिक हो, जबकि सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो, लेस हो। इस प्रकार का जो विलयन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, या कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर समझिए, कह रहा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ द टू सॉल्यूशन, द कह रहा है the one having more solute and less water as compared to other is called a hypertonic solution। वह सॉल्यूशन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, जिसका ऐसा विलयन, ऐसा कह रहा है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें एक में विलय की मात्रा क्या हो, अधिक हो, जबकि दूसरा कह रहा है कि जिस जो विलायक है उसकी मात्रा क्या हो, माने जल की मात्रा क्या हो, कम हो। तो ऐसा जो विलयन बनेगा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। हिंदी में लिखा गया है कि वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक हो, जबकि विलायक की मात्रा क्या हो, कम हो। इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अति परासारी या सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा कम हो, जबकि विलय की मात्रा क्या हो, अधिक हो। इस प्रकार का जो विलयन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के विलयन को हम लोग बोलते हैं अति परासारी विलयन बोला जाता है, या सांद्र विलयन बोलते हैं। कर ओवरऑल 1.25% कर 1.25% साल्ट सोल्यूशन, माने करा कि जो लगभग 1.25, ठीक है, करा साल्ट सोल्यूशन होता है, या 10% ग्लूकोज सोल्यूशन जो होते हैं वह कैसे होते हैं। करा कि जो मैमल्स की कोशिकाएं में करा कि जो 1.25% साल्ट सोल्यूशन होता है, या जो ग्लूकोज सोल्यूशन होते हैं वह सब कैसे होते हैं, तो सब हाइपरटोनिक सोल्यूशन होते हैं, अति परासारी विलयन होते हैं। माने जो मैमल्स स्तनधारी की कोशिकाओं में जो कह रहा है कि साल्ट सोल्यूशन होते हैं, लवण युक्त जो विलयन होते हैं, या जो ग्लूकोज का विलयन होता है वह कैसा होता है, तो हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोले जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो स्तनधारी जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो कह रहा है कि लवण युक्त विलयन होता है, या जो ग्लूकोज का सोल्यूशन विलयन होता है, वह सब कैसे विलयन के एग्जाम्पल है, तो हम बोल सकते हैं कि वह हाइपरटोनिक के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार के विलयन को क्या बोला जाता है, हाइपरटोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो फिर समझिएगा हाइपरटोनिक किसको बोला जाता है, कह रहा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ द टू सॉल्यूशन, द वन हैविंग मोर सॉल्यूट एंड लेस वाटर, कह रहा ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, मोर हो, जबकि कह रहा है कि सॉल्यूट की सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो, ठीक है, कम हो, वाटर की मात्रा कम हो। ऐसे कंसंट्रेशन को, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोला जाता है। हिंदी बोलेंगे तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो, कम हो, जबकि विलय की मात्रा क्या हो, अधिक हो। इस प्रकार का जो विलयन बनेगा उसे हाइपरटोनिक विलयन बोलेंगे, या सांद्र विलयन बोला जाता है। करा कि जो स्तनधारी कोशिकाओं की, स्तनधारी की जो कोशिकाएं होती है, मैमल्स, मेमेलियन सेल जो होती हैं, स्तनधारी की जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो करा साल्ट सोल्यूशन पाया जाता है, या ग्लूकोज सोल्यूशन जो पाया जाता है, मानो उसमें 1.25 साल्ट सोल्यूशन जो होते हैं और 10% ग्लूकोज जो सोल्यूशन होता है वह कैसे होते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है कि हाइपरटोनिक किसे बोला जाता है। हाइपरटोनिक के बारे में बता दिए हैं, अब आगे हम लोग को हाइपरटोनिक कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। कह रहा है द सेल विल लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कह रहा है कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। कह रहा है कि द कोशिकाएं क्या करती हैं, अपना कह रहा है कि द सेल विल लूज वाटर, कोशिकाएं क्या करती हैं, पानी को कम करती हैं,
ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कारण होता है। ठीक है, कोशिकाएं करा पानी की कमी करती हैं, किसके कारण करती है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कारण करती है। जैसे आप देखिएगा कभी नदी में नहाते रहेगा कि कहीं अब आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट तक नहाएंगे तो आपके जो उंगलियां होती देखेंगे इसमें सिकुड़ जाती है, सिकुड़न इसमें आ जाती है। तो यह किस प्रकार का प्रोसेस हम बोल सकते हैं, एक और सा प्रोसेस बोला जाएगा, या आपको बोल सकते हैं हाइपोटोनिक बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे लिखा गया कि द सेल विल देयरफॉर श्रिंक एंड रिड्यूस इन वॉल्यूम, दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। कह रहा है कि जब कोशिकाएं वो क्या होती है, कह रहा है कि सिकुड़ जाती हैं, कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, कोशिकाओं का सिकुड़ना क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, एक्सोस्मोसिस बोलते हैं या बाह्य परासरण बोला जाता है। कोशिकाओं के आयतन का सिकुड़ना बाह्य परासरण बोला जाता है। ठीक है, कोशिकाओं के आयतन का सिकुड़ना बाह्य परासरण बोला जाता है। जैसे अंगूर को सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालने पर अंगूर के अंदर से जल केवड़ू बाहर परत को पार कर जाते हैं। ठीक है, बाह्य परत को पार करके चीनी या नमक की घोल में चले जाते हैं तथा अंगूर सिकुड़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखेंगे, इसे ध्यान रखना है। क्या बोलेंगे कि बोला जाएगा अंगूर को सांद्र चीनी, अंगूर को सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालने पर, ठीक है, कह रहा है कि अंगूर को सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालने पर अंगूर के अंदर से जल के अणु ठीक है, कह रहा है कि अंगूर को सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालने पर अंगूर के अंदर से जल के अणु ठीक है बाह्य परत को पार करके चीनी या नमक के घोल में चले आते हैं जिसके कारण अंगूर सिकुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को बाह्य परासरण, ठीक है, इस प्रक्रिया को बाह्य परासरण ठीक है ऑस्मोसिस बोला जाएगा। एक्सोस्मोसिस बोलेंगे, बाह्य परासरण कहते हैं इस प्रक्रिया को एक्सोस्मोसिस कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है, कि अंगूर का सिकुड़ना कौन सा प्रोसेस बोला जाएगा, तो अंगूर का सिकुड़ना आपका बाह्य प्रोसेस बोला जाएगा, इंडोएक्सोस्मोसिस बोला जाएगा, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि अंगूर की परत का सिकुड़ना, ठीक है, क्या बोला जाएगा, बाह्य परासरण बोला जाता है, एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। ठीक, वही एग्जाम्पल लिखा गया है कि अंगूर को सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालने पर अंगूर के अंदर से जो जल के अणु होते हैं बाह्य परत को पार करके चीनी या नमक के घोल में चले जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण अंगूर सिकुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को बाह्य परासरण कहते हैं, एक्सोस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाएगा एंडोएस्मोसिस का एग्जांपल, तो एंडोएस्मोसिस का मतलब अंतः परासरण में बताए हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि किशमिश को पानी के अंदर डाला जाएगा तो पानी उसके अंदर चला जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग अंतः परासरण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, यह बाह्य परासरण का एग्जाम्पल है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कि जब चीनी या नमक की घोल में अंगूर को डाला जाता है, ठीक है, तो अंगूर के अंदर का जो भी जल था, ठीक है, वह उसको पार करके कहाँ चला जाता है, चीनी या नमक के घोल में चले जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं,
इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक्सोस्मोसिस बोला जाता है, ठीक है, बाह्य परासरण बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा बाह्य परासरण के बारे में, ठीक। और समझिए परासरण के कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे बताया थे पौधों को विलयन में रखने पर कोशिकाएं, करा कि पौधों को अल्प परासारी विलयन में रखने पर कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं, ठीक है, जिसे हीमोलिसिस कहते हैं। परंतु जब इन्हें अति परासारी विलयन में रखा जाता है तो कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं, जिसे प्लाज्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल लिखना है, तो पहले यह एग्जाम्पल समझिएगा कि कोशिकाओं के आयतन का सिकुड़ना क्या बोला जाता है, बाह्य परासरण बोला जाता है, एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। वही इंग्लिश में लिखा है द सेल देयरफॉर श्रिंक माने सिकुड़ना एंड रिड्यूस वॉल्यूम, अपने आयतन को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आगे एग्जांपल हम बता रहे हैं कुछ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो आगे एग्जांपल देखा जाए हम लोग, ठीक है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो ध्यान समझना, बहुत ही ठीक है अच्छे एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए हैं। कह रहे पौधों को अल्प परासारी विलयन में रखने पर कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे जब पौधों को हम लोग क्या करते हैं, अल्प परासारी विलयन में रखा जाता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, माने जब पौधों को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो कह रहा उनकी कोशिकाएं क्या होती है, फूलकर फट जाती है, कह रहा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस बोला जाता है, हीमो, ठीक है, लिसिस कहते हैं। हीमोलिसिस ध्यान रखना है कि जब पौधों की कोशिकाएं फट जाती हैं उसको क्या बोला जाता है, हीमोलिसिस कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो करेक्ट जब उनको अल्प परासारी विलयन में रखते हैं तो वो फूल जाती है, माने जल के अणु क्या करते हैं उसके अंदर इंटर कर जाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, और फूलने के कारण वो फट जाती है। इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस बोला जाता है, ठीक है। परंतु करेक्ट जब इन्हें अति परासारी विलयन माने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। जब कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्लाज्मोलिसिस कर रहा है कि जब कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो उसको प्लाज्मोलिसिस, जब कोशिकाएं फूल जाती हैं तो हीमोलिसिस बोला जाएगा। वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर रहा है जब पौधों को अल्प परासारी माने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं, इस क्रिया को हम लोग हीमोलिसिस कहते हैं। परंतु जब इन्हें अति परासारी विलयन में रखा जाता है तो कोशिकाएं सिकुड़ कर फट जा तब कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया गया है, कह रहा कि जब उर्वरक जैसे यूरिया हो गया अधिकता में प्रयुक्त किए जाते हैं, कह रहा कि जब हम पौधों में अगर अधिक यूरिया डाल दें, ठीक है, तो कह रहा इसके प्रयुक्ता कह रहा कि अधिक मात्रा से कह रहा कि कह रहा कि इसके क्या होते हैं, पौधे कुम्हला जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस क्रिया होती है। कह रहा तथा पौधे शुष्क हो जाते हैं जिससे हम लोग कुम्हलाना कहते हैं, ठीक है। माने कह रहा कि जब पौधों में अधिक मात्रा में कोई उर्वरक दे दे, खाद दे और पौधे क्या हो जाए, कुम्हलाने टाइप के दिखाई देने लगे, ठीक है, तो ध्यान रखना वो सिकुड़ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से कुम्हलाना बोलते हैं। यहाँ लिखा गया है कि इसे पौधों का कुम्हलाना बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। कराई जब मृदा में पौधों की जड़ों और फिर पौधों के ऊपर के हिस्सों में पहुंचना अधिक रूप से परासरण के कारण होता है, ठीक है। जल का मृदा से पौधों की जड़ों में और फिर पौधों के ऊपर के हिस्सों तक पहुंचना किसके कारण होता है, ठीक है, माने जड़ के द्वारा पौधों का करा के पौधों के जो जड़ होते हैं, जड़ों के द्वारा जल का ऊपर तक पौधों की पत्तियों तक पहुंचना किसके माध्यम से होता है, परासरण के माध्यम से होता है, ठीक है। करा मांस में लवण मिलाकर संरक्षण एवं फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षण बैक्टीरिया की क्रिया के द्वारा होती है। माने कह रहा है कि मांस में लवण मिलाकर उसको सुरक्षित किया जाता है, और जो फल होते हैं फल में शर्करा मिलाकर उनको सुरक्षित किया जाता है, यह बैक्टीरिया क्रिया के द्वारा होता है। कह रहा परासरण के कारण नमक युक्त मांस एवं मिश्री में पाए गए फल पर स्थित बैक्टीरिया जल ह्रास के कारण संकुचित हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो मांस होते हैं, मांस को कह रहा है कि नमक युक्त सोल्यूशन में रखा जाता है ताकि, ठीक है, कह रहा है उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बैक्टीरिया उस नमक युक्त सोल्यूशन के कारण क्या हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। मैंने ध्यान रखना उसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इसी, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस होगा, सिकुड़ कर मर जाते हैं, जिसके कारण मांस खराब नहीं होता, फटता नहीं है। सेम टू सेम उसी तरह फल होता है, फल में शर्करा मिला दी जाती है, ठीक है। शर्करा मिलाने से कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया भी क्या हो जाते हैं, वहां पे जाएंगे उसके कह रहा है कि सिकुड़ जाते हैं, वो भी सिकुड़ कर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या बोली जाती है, प्लाज्मोलिसिस सब बोलेंगे, ठीक है। यह सब आपके एग्जाम्पल थे किसके, प्लाज्मोलिसिस के, ठीक है।
मैंने हाइपरटोनिक, मैंने यह सब प्रक्रिया हम लोग किसके बारे में पढ़े, पूरी आपके करा है कि ओस्मोसिस के बारे में था। तो ठीक है, इसको अच्छे से सभी लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंटें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।